हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई रिजा हसन। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए सीधे टॉपिक की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हालांकि ये छोटी सी चीज़ है, 9th स्टैंडर्ड की है। जो भाई जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो भाई को अगर इंटरेस्ट है तो वो देख सकते हैं कि आखिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक न्यूटन साइंटिस्ट था जिन्होंने 1687 में एक बुक लिखा था। कौन था? न्यूटन। न्यूटन ने 1687 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। इस बुक में ये लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है। तो आइए देखते हैं हम कि आखिर लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो दोस्तों, आप ब्लैक बोर्ड में देख पा रहे हैं लिखा हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति नियम। और यह न्यूटन के पहली लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति नियम। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम। तीसरा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो दोस्तों, ये तीनों लॉ को जो है हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आइए हम देखते हैं। दोस्तों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यह बताता है कि कोई भी चीज अपने इनर्शिया के कारण अपनी पोजीशन को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स एक्ट ना करे। सपोज कोई पत्थर है, ये पत्थर तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ये खिसकेगा नहीं। ये इसी चीज़ को बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसका मास हो, वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। अगर वो मोशन में हो तो मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। अगर वो स्थिर है, रुका हुआ है, तो वो तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो मिसाल के तौर पे इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि इनर्शिया आखिर होता क्या है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज। टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज, या और ये भी लिख सकते हैं कि मैटर wants to resist to change their position. Wants to resist to change in motion or to change their position.
पोजीशन। दोस्तों ये बोलता है, हम जो है इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व, जड़त्व, इसको हम जड़त्व के नियम भी बोलते हैं, जड़त्व के नियम। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। इसका अगर हम डेफिनेशन अगर जाने तो डेफिनेशन क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि द स्पीड और वेलोसिटी of a body will not change unless any external force act on it। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। यानी कोई भी बॉडी है या कोई भी वस्तु है, कोई भी उसके गति में या वेलोसिटी में तब तक चेंजिंग नहीं आएगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल, बाहरी ताकत काम ना करे, एक्ट ना करे। तो दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का पता चलता है। किसका पता चलता है? फोर्स का पता चलता है। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का पता चलता है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। तो आइए तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसको हम संवेग के नियम भी बोलते हैं। मोमेंटम का हिंदी होता है संवेग। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। The F is directly proportional to change in momentum। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। सपोज उसी तरह से जैसे फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम जैसे mv माइनस mu बाय टाइम t। तो u वेयर v and u इनिशियल वेलोसिटी और यह था फाइनल वेलोसिटी। तो दोस्तों अभी एक चीज और समझेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए ये जो मोमेंटम है इसके लिए कुछ खास टर्म समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं वो खास टर्म क्या है। सपोज हम पहले ये जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दोस्तों सपोज कोई भी चीज यहां से ट्रेवल करके यहाँ तक गया, ये डिस्टेंस हो गया। यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक गया, ये डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं नीचे सपोज कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ से जो है ये यहाँ पर आया पॉइंट बी के पास, यहाँ से पॉइंट सी के पास आया। अब ये देखेंगे कि ये यहाँ से ट्रेवल किया 25 किलोमीटर और यहाँ से 30 किलोमीटर। तो कितना
डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस जो हो गया मेरा 25 + 30 = 55 किलोमीटर। ये हो गया मेरा डिस्टेंस। जैसे स्पीड पर यूनिट टाइम को हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जो इस पोजीशन से यहाँ तक है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको समझ में आ गई होगी। और आपको अगर ये बताया जाए कि वैसे स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का भी ऐसा ही यूनिट होता है मीटर/सेकेंड, और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर/सेकेंड। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि स्पीड जो है उसमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी है, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, या जो भी हो, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन इसमें इंडिकेट करता है। इस वजह से वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, सदिश राशि। तो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ लिया जाएगा। लेकिन ये जान लें कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का ऐसा यूनिट मीटर/सेकेंड, इसका भी मीटर/सेकेंड है। दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि त्वरण क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? दोस्तों एक्सेलरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। इसी में क्या है कि द रेट ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पे कोई भी पॉइंट ए है और इसका डिस्टेंस ए से बी है। मान लेते हैं कि इसकी जो है दूरी जो है 1000 किलोमीटर है। कोई बड़ी ट्रैवल यहाँ से करना स्टार्ट होता है, वो 1 घंटा जो है 1 आवर जो है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। कुछ देर बाद वो चेंज कर लेता है अपनी स्पीड को, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कुछ देर बाद फिर चेंज कर लेता 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो यहाँ 20 किलोमीटर या 30 या 40 जो 10 किलोमीटर का इजाफा हो रहा है, यही 10 किलोमीटर का इजाफा होना, इसी को ही बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलते हैं दोस्तों। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? त्वरण का एसआई यूनिट होता है मीटर/सेकेंड²। त्वरण का एसआई यूनिट मीटर/सेकेंड² होता है। अब दोस्तों हमको एक चीज़ ये पढ़ना है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम
मोमेंटम इसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेग, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को संवेग के नियम बोलते हैं। तो दोस्तों, मोमेंटम ऐसा होता है कि कोई भी बॉडी अगर यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाता है तो इसमें कितना मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, जो भी हो, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो भी हो, उसी को हम, जो क्वांटिटी बताते हैं उसी को हम संवेग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी बॉल है, सपोज एक छोटा सा बॉल लेते हैं, हल्का सा बॉल, ये आपको मारा जाए अगर, तो ये थोड़ा सा चोट लगेगा, हल्का चोट लगेगा। और यही एक बड़ा बॉल अगर ले लेंगे, क्रिकेट वाला या हार्ड बॉल, जब ये मारेगा तो इसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम मास बढ़ाएंगे तो मेरा मोमेंटम भी बढ़ेगा। अगर हम मास बढ़ाएंगे, दोस्तों हम मोमेंटम को जो है P से इंडिकेट करते हैं, मोमेंटम को कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं। अगर हम मास बढ़ाएंगे तो मेरा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जितनी चोट लगेगी उससे ये बड़ा होने पर उससे ज़्यादा ये चोट लगेगी। तो इससे डायरेक्टली हमको पता चल गया कि अगर हम मास बढ़ाते हैं तो मेरा मोमेंटम भी बढ़ता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई बुलेट मान लेते हैं, जैसे बुलेट, बंदूक की गोली, ये जो है वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत तेज़ चोट लगता है कि इंसान का जान तक ले लेता है। तो अब हम ये सोचते हैं कि इसका मास तो बहुत छोटा है, लेकिन ये इतना हार्ड क्यों चोट लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि इसके अंदर अगर मास अगर कम है, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा तेज़ लगता है। तो इससे हम क्या पता चल गया कि मोमेंटम P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी होता है, और P जो है यानी मोमेंटम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए बॉडी एंड P आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसलिए न्यूटन ने हमें एक इक्वेशन दे दिया है, मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये इक्वेशन है मोमेंटम का। तो ठीक उसी तरह से अब न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आ जाएगा कि कोई भी बॉडी का द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। इस लॉ से जो है हमें क्या पता चलता है, फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। दोस्तों फर्स्ट नियम से हमको क्या पता चला था, फोर्स का पता चला था, और सेकंड लॉ से हमको पता चला F इज इक्वल टू ma। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम एक्शन एंड रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा दीवार है,
आप यहाँ पर हाथ से जितनी ज़ोर से चोट मारेंगे वो उतनी ज़ोर से चोट लगेगी आपके हाथ को। अगर आप हल्के हाथ से ऐसे रखेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। आप अगर ज़्यादा हार्डली रखेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी। इससे हमको ये पता चलता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोस्तों इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गन से निकली हुई बुलेट। जब भी गन से बुलेट निकलती है तो वो इंसान को पीछे की ओर धक्का देती है, इस वजह से कि वो जिस तेज़ी से, जिस वेलोसिटी से वो निकलती है उतना ही तेज़ी से वो पीछे वाले आदमी को धक्का मारता है। तो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है। तो अभी आप फाइनली न्यूटन्स के तीनों नियम पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी। और जो भाई को भी अगर कहीं पर भी दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें।